जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ़े 8 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कैफ़े 8 है हमारा ये लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 1। इस चैप्टर का ये लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस चैप्टर को तैयार करना है। टेस्ट की अनाउंसमेंट होगी, हमारी वीकली बेसिस के ऊपर टेस्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो अब हम सिस्टम में चीज़ ऐड कर रहे हैं वो आपका वीकली टेस्ट है और इनका फीडबैक आपके साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा, इन टेस्ट में एक ख़ास बात है, ये टेस्ट जो होंगे वो हम इसमें एआई एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करेंगे। आपको नॉर्मली जो ट्रेडिशनल टेस्टिंग सिस्टम हमारा होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि टेस्ट चेक करके स्टूडेंट्स को मार्क्स तो बता दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन के मार्क्स भी बता दिए जाते हैं कि आपके इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स है, टोटल मार्क्स इतने हैं। लेकिन किस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने क्या वीकनेस थी, उसमें क्या गलती की है, क्या उसमें स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट की, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और इम्प्रूव करने के लिए ड्राफ्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंडेशन क्या हैं, ये हर क्वेश्चन के साथ मेंशन करना पॉसिबल। ओवरऑल मेंशन कर दिए जाते हैं अमूमन तौर पे, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ मेंशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एआई के ज़रिए से हम क्या करेंगे कि आपको आपका जो भी आप टेस्ट देंगे उसमें एक एक क्वेश्चन के ऊपर आपको फीडबैक मिलेगा। ओवरऑल फीडबैक नहीं सिर्फ, बल्कि हर क्वेश्चन के साथ आपको फीडबैक मिलेगा। उसमें हम कोशिश करेंगे 3 तरह की चीज़ें इंक्लूड करें। नंबर 1, आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसमें आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, अच्छे पॉइंट्स क्या थे आपके। नंबर 2, वीकनेसेस क्या थी, और नंबर 3, सजेशंस क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, ठीक है जी। उसमें हम एआई की हेल्प लेंगे, उसमें हमारा ह्यूमन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे का सारा सिस्टम एआई बेस्ड होगा, उसमें ह्यूमन एलिमेंट भी होगा, ठीक है। उस टेस्ट चेकिंग प्रोसेस में हमारी टीम भी शामिल है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपको डिटेल फीडबैक आपका मिले। उन फीडबैक फाइल को ज़रूर आप पढ़िएगा। आपका टेस्ट का जो होगा सिस्टम, वो पीडीएफ जो आपने अपलोड की होगी वो अलग फाइल बनती है, और फीडबैक के लिए अलग फाइल होती है, वो डिटेल फाइल होती है, 3-4-5 सफ़े होंगे, उनको ज़रूर पढ़िएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारा प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से टेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। पहला टेस्ट, उसका सिलेबस मैं आपको आज ही बता देता हूँ, हमारा चैप्टर 1 होगा, ठीक है। तो उसकी तैयारी आज से आपने स्टार्ट कर देनी है। क्लियर जी, ठीक है। पढ़ने जा रहे हैं आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव से, लेकिन प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और, आज हमारा क्विज नहीं होगा, ठीक है। वो हमारे जो क्विज वाली टीम है, वो टीम मेंबर ईद के दिन, आपको पता है, मतलब ईद तो वैसे गुजर चुकी है, लेकिन जो हमारे टीम मेंबर दूसरे शहरों में रहते हैं, वो आज का दिन लग जाएगा उन्हें आने में। तो आज क्विज सेटअप नहीं हुआ। कल इंशाल्लाह, कल के क्विज में आज वाला भी सिलेबस शामिल होगा, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 भी और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 भी, ये दोनों शामिल होंगे। इसके अलावा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। बहुत अहम कंसेप्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में, याद है आपको? उसमें हमने प्रोसीजर के बारे में स्टडी किया था, 7 प्रोसीजर्स, ठीक है। 7 प्रोसीजर थे, वो कंसेप्चुअली तो अहम थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा अहम नहीं थे, लेकिन जो एविडेंस वाला पोर्शन था वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम था, खास तौर पे उसमें रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, वो आपने पढ़ा, उसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसके अलावा हमने एक एप्रोप्रिएटनेस में, ये रेलिवेंस वाला कंसेप्ट भी स्टडी किया था। एप्रोप्रिएटनेस में, रेलिवेंस में आपको समझ आया अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये टेक्निकल भी है और आगे चल के डिफरेंट टॉपिक्स में ये कंसेप्ट यूज भी होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करने। आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अहम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम नहीं है, और अगर क्वेश्चन पूछे भी तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन होगा, केस स्टडी वाला क्वेश्चन नहीं होगा। तो यानी आज का हमारा लेक्चर कंपैरेटिवली इजी भी है और शॉर्ट भी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला होगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ साथ में जो एक टेक्निकल कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेलिवेंस वाला, उसको हम रिवाइज कर लें, ठीक है। रेलिवेंस में हमने ये स्टडी किया था कि जो हमारा पर्पस है वो, और जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं वो, इन दोनों में रेलिवेंस हो। किन दो चीजों में रेलिवेंस हो? रेलिवेंस का कंसेप्ट क्या बताता है? हमारा पर्पस और हमारा प्रोसीजर। और कॉमन सेंस की बात है भाई, जो मकसद होगा हमारा, हमें काम उस मकसद को सामने रख के करना चाहिए। ये तो नहीं मकसद कुछ हो रहा है और काम कुछ और कर रहे हैं। ये बेसिक कंसेप्ट उसने बताया। अब उसके आगे इस कंसेप्ट की 2 एग्जांपल्स हैं,
वैसे तो उसने 4 एग्जांपल्स बताई हैं, लेकिन जो बड़ी एग्जांपल्स है, जो टेक्निकल, जो आपने याद रखनी है, वो 2। किसी भी एरिया को वेरीफाई करते हुए हमारे 2 बड़े मकसद होते हैं किसी भी एरिया को, चाहे वो इनकम वाला एरिया हो, सेल्स या परचेजेस हो या एक्सपेंसेस हो या एसेट्स हो या लायबिलिटीज हो। 2 बड़े मकसद हैं। नंबर 1, वो एरिया ओवरस्टेटेड नहीं होना चाहिए, यानी जितनी अमाउंट है, जैसे 10 मिलियन है तो 12 मिलियन नहीं होना चाहिए। और दूसरा मकसद क्या होता है? अंडरस्टेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 मिलियन की अमाउंट होनी चाहिए तो ऐसा ना हो कि 8 मिलियन हो। ठीक है, ओवर स्टेटमेंट भी नहीं होनी चाहिए, और ये हमारा मकसद हर एरिया में होता है। अब यहां पे समझाना क्या चाह रहा है रेलिवेंस की एग्जांपल के जरिए से, कि जब आप ये वेरीफाई कर रहे होंगे ना कि एरिया ओवरस्टेटेड तो नहीं है, यानी इसमें जरूरत से ज्यादा ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं हुई, यानी इसमें कहीं फेक ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं हुई। अगर आप ओवर स्टेटमेंट को चेक करना चाहते हैं तो आपका प्रोसीजर कुछ और होगा, और अगर आप अंडर स्टेटमेंट को चेक करना चाहते हैं, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि जितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए उनमें से कुछ रह गई हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ओमिट हो गई हैं, कुछ ट्रांजैक्शन मिस हो गई हैं, अंडरस्टेटेड तो नहीं है। अगर आप अंडरस्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो प्रोसीजर कुछ और होगा। रेलिवेंस में क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमें, कि अगर आप किसी भी एरिया के ओवर स्टेटमेंट को चेक करना चाहते हैं, पर्पस क्या है? ये चेक करना है कि कहीं एरिया ओवर स्टेटेड तो नहीं है, तो आपका पर्पस कुछ और होगा। और अगर ये चेक करना चाहते हैं कि एरिया अंडरस्टेटेड तो नहीं है, तो आपका पर्पस कुछ और। भाई ये बात समझ आई है? अच्छा, अब जरा मजीद इस बात को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, तो प्रोसीजर डिफरेंट, ओवर स्टेटमेंट चेक करने के लिए प्रोसीजर डिफरेंट होगा, एग्रीड। अंडर स्टेटमेंट को चेक करने के लिए प्रोसीजर डिफरेंट होगा, एग्रीड। वो क्या होगा? अगला सवाल ये तो पता चल गया डिफरेंट होगा, क्योंकि मकसद फर्क है तो प्रोसीजर भी फर्क होगा। लेकिन फर्क क्या होगा, ये जरा गौर से सुनिएगा, इधर गौर से सुनिएगा। हमारी क्लास है ना, क्लास में जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, पहले एक छोटी सी एग्जांपल से, क्योंकि आज आपको पता टाइम हमारे पास है, कंसेप्ट छोटा सा है, टाइम है हमारे पास, इसलिए मैं थोड़ा ज़रा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर का कंसेप्ट जो है ना, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है उस लेक्चर में हमारे पास टाइम कम हो, तो अभी कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, फ्यूचर का टाइम सेव हो जाएगा। फर्ज कीजिए हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट्स इनरोल्ड है। आइडियली क्लास में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए? 100। इसमें 2 रिस्क है। पहला रिस्क क्या है कि 110 ना हो जाए। इसका मतलब क्या होगा? ओवर स्टेटमेंट, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने फीस नहीं दी, इनरोल्ड नहीं है। और दूसरा रिस्क क्या है? अंडर स्टेटमेंट, मतलब 100 इनरोल्ड थे, 80 बैठे हुए हैं, 20 आए ही नहीं, घर में बैठे हुए हैं, ये अंडर स्टेटेड है। रिस्क है क्या? वो फेल हो जाएंगे। अच्छा, वैसे मुझे बताइए, वैसे तो दोनों ही रिस्क है, अंडर स्टेटमेंट भी ओवर स्टेटमेंट भी, लेकिन किसी जगह पे अंडर स्टेटमेंट ज्यादा अहम होता है, किसी जगह पे ओवर स्टेटमेंट। आपको पता है रिस्क कोई हाई रिस्क होता है, कोई लो रिस्क। कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, ओवर स्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा अहम है कि अंडर स्टेटमेंट का? तो शाबाश, क्योंकि रेवेन्यू का लॉस उधर होगा। वैसे दोनों ही नहीं होनी चाहिए, मैं एग्री करता हूं, लेकिन कॉलेज हमने दोनों ही टेस्ट करने। ओके, ओवर स्टेटमेंट में थोड़ा ज्यादा टेस्टिंग कर लेंगे, अंडर स्टेटमेंट में कम, लेकिन टेस्ट हमने दोनों ही करना। ओवर स्टेटमेंट का अब देखिए, मैं आपके सामने 2 प्रोसीजर रखने लगा, एक एक करके। पहले मकसद बताऊंगा, फिर उसको। पहला मकसद क्या है? अंडर स्टेटमेंट। पहले या ओवर स्टेटमेंट, पहले ओवर स्टेटमेंट देखते हैं। मेरा मकसद यह है, मैंने चेक करना है कि क्लास में स्टूडेंट्स ओवर स्टेटेड यानी ज्यादा तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके कैंटीन में देखना शुरू कर दिया कि हमारी क्लास का कोई स्टूडेंट उधर तो नहीं बैठा हुआ। मकसद क्या है? क्लास में देखना ओवर स्टेटमेंट। कहाँ? क्लास में देखना ओवर स्टेटमेंट। पर प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया? कैंटीन में जब हमारी क्लास का स्टूडेंट उधर तो नहीं बैठा हुआ। क्या ऑब्जेक्ट पर्पस और प्रोसीजर में रेलिवेंस है? नहीं। इसमें मिसिंग स्टूडेंट तो मिल जाएगा, जो क्लास में मिसिंग स्टूडेंट है वो तो क्लास से बाहर मिल जाएगा। जो क्लास में मिसिंग स्टूडेंट है वो क्लास से बाहर
मिल जाएगा। लेकिन जो क्लास में ओवर स्टेटेड स्टूडेंट है वो क्लास के बाहर से नहीं मिलेगा, क्लास के अंदर से मिलेगा। भाई ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है अगर किसी जगह पे हमने ओवर स्टेटमेंट को चेक करना है तो उस जगह के अंदर से सैंपल सेलेक्ट करना है, बाहर से नहीं। और अगर किसी जगह पे हमने अंडर स्टेटमेंट को चेक करना है तो बाहर से चेकिंग करनी है, अंदर से नहीं। अंदर नहीं मिलेगा वो आपको। जो ज्यादा स्टूडेंट है बताए वो क्लास के अंदर से मिलेगा, क्लास के बाहर से, अंदर से। और जो मिसिंग स्टूडेंट है क्लास बाहर से। ये है मेन कंसेप्ट, सिंपल। उसी तरह मुझे बताइए अगर सेल्स में, अब थोड़ा सा इसको टेक्निकल एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं। सेल्स में हमने अंडर स्टेटमेंट को चेक करना है कि ओवर स्टेटमेंट को? दोनों को। ज्यादा चेकिंग ओवर स्टेटमेंट की करेंगे, ये आपने ठीक पिक किया, लेकिन दोनों को चेक। ओके, अगर हम चेक करना चाहते हैं ओवर स्टेटमेंट को, पहले इसका मतलब समझे। ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सेल्स अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं। जैसे गुड डिस्पैच नोट है 10 और सेल्स अकाउंट में सेल्स रिकॉर्ड हुई है 12। समझिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल और समझिएगा। गुड डिस्पैच नोट कितने हैं और सेल्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन कितनी रिकॉर्ड हुई है? बताइए ओवर स्टेटमेंट है कि अंडर स्टेटमेंट? अब मैंने ओवर स्टेटमेंट को चेक करना है, ओवर स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। इसका मतलब पता है क्या है कि मैंने जो ओवर स्टेटेड ट्रांजैक्शन है उनको ढूंढना है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन। मुझे लग रहा है कि 2 ट्रांजैक्शन फेक है। बताइए मेरा प्रोसीजर क्या होना चाहिए? 2 प्रोसीजर बता रहा हूं। प्रोसीजर नंबर 1, मैंने सेल्स अकाउंट में से सेल्स की ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करके देखना है कि क्या हर ट्रांजैक्शन का गुड डिस्पैच नोट है कि नहीं। जिसका गुड डिस्पैच नोट होगा वो ठीक है, जिसका गुड डिस्पैच नोट नहीं होगा मतलब वो ओवरस्टेटेड है, गलत है। एक प्रोसीजर ये है कि टी अकाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी गुड डिस्पैच नोट वगैरह से चेक करो। एक प्रोसीजर ये है। दूसरा प्रोसीजर क्या है? दूसरा भी आपके सामने रखता हूं। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि मैं गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करूं यानी आउटसाइड काउंटिंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स को चेक करूं। कौन सी डॉक्यूमेंट चेक करूं? जो आउटसाइड काउंटिंग रिकॉर्ड है, यानी हमारा जो जर्नल लेजर ट्रायल से बाहर। मैं गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करूं और देखूं कौन कौन सा गुड डिस्पैच नोट सेल्स में रिकॉर्ड हो गया है। यानी एक ऑप्शन है टी अकाउंट से सैंपल सेलेक्ट करके गुड डिस्पैच नोट के साथ कंपेयर करूं, और दूसरी ऑप्शन क्या है? गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करके मुझे बताइए जो ओवरस्टेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो किस प्रोसीजर से मिलेंगी? नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 1 से। ये चीज वो तो हम इसको पक्का रखना आपने कंसेप्ट को। डन? अच्छा, और अगर मेरे सीनियर ने कहा अच्छा अब इसको छोड़ो, परचेजेस में आ जाओ। परचेजेस में रिस्क है क्या कि कुछ गुड सीट कुछ चीजें क्लाइंट ने वसूल कर ली हैं, गुड सीट नोट बन गया है, लेकिन परचेजेस अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की ताकि परचेजेस कम हो, एक्सपेंसेस कम हो। ठीक है, अब की बार बताइए रिस्क क्या है? ओवर स्टेटमेंट की अंडर स्टेटमेंट? अंडर स्टेटमेंट। तो इसके लिए प्रोसीजर बताइए क्या होना चाहिए? क्या रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन यानी टी अकाउंट से सैंपल सेलेक्ट करके गुड सीट नोट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ जाना चाहिए या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक? क्योंकि जो मिसिंग परचेजेस है ना वो आपको टी अकाउंट से नहीं मिलेंगी, उसमें से तो मिसिंग है, वो कहां ढूंढनी पड़ेंगी? डॉक्यूमेंट से। ये चीज ठीक है। तो रेलिमस में वो यही बताता है कि कभी आपको टी अकाउंट से सैंपल सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना पड़ेगा और कभी डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करके टी अकाउंट को चेक करना पड़ेगा। आपको यह पता होना चाहिए कि कब कौन से वाले आपने डायरेक्शन को फॉलो करना है। अगर ओवर स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं तो टी अकाउंट से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और अगर अंडर स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। भाई ये याद रहेगा, इसको लिख लीजिए, इसको पक्का करना, ये बार बार यूज होगा, कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। डन जी? चलिए अब बाकी उसने वो 2 छोटे छोटे टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, टेस्ट ऑफ रैली की 2 एग्जांपल्स है, वो सिंपल सी एग्जांपल है, उनके आगे कोई यूटिलाइजेशन भी नहीं है इतनी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी सर। जी और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए
अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी जी हाँ, ओवर स्टेटमेंट में ब्रैकेट में अकरेंस लिखा था और अंडर स्टेटमेंट में ब्रैकेट में कंप्लीटनेस लिखा था। ये टर्म्स मैंने बाद में एक्सप्लेन करनी है। अगर ये असल में इनका अल्टरनेट नेम है, ओवर स्टेटमेंट का अल्टरनेट नेम क्या है? अकरेंस, और अंडर स्टेटमेंट का अल्टरनेट नेम। लेकिन चूंकि ये टेक्निकल टर्म है तो ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट हमें आसानी से समझ आ जाती हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन ओवर। याद करना चाहें साथ में अल्टरनेट टर्म याद कर ले, नहीं याद करना चाहें तो फिलहाल छोड़ दें, आगे चल के याद करनी है हमने, ठीक है। वो उनका अल्टरनेट टर्म होती है ना, अल्टरनेट टर्म वो यार वो लॉ में था, वो क्या था, एक कुजाई कॉन्ट्रैक्ट का अल्टरनेट क्या था? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जाम में कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट पूछ लिया था तो हमें नहीं आता था, ऐसा ही है ना, हुआ था ऐसा? अच्छा, कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है कि अल्टरनेट टर्म्स अगर कहीं पे यूज हो बुक में, वो हमें इग्नोर कर देनी चाहिए कि वो भी याद कर लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, शाबाश, ठीक है। तो ओवर स्टेटमेंट की अल्टरनेट टर्म क्या है? अकरेंस, और अंडर स्टेटमेंट की अल्टरनेट टर्म ये क्यों है ये बाद में पढ़ना है हमने, ठीक है। फिलहाल आपके लिए ऑप्शनल है, याद करना चाहें करें, नहीं याद करना चाहें ना करें। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट। ये नहीं, ये नहीं, आईफैक नहीं है, ये है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट। ये क्या है ये सुन लीजिए। आईफैक पहले हुआ करती थी, अब वो चेंज हो गई। हमारा ऑडिट का प्रोफेशन जो है, मुझे बताइए, इसमें हर ऑडिट करने वाली फर्म उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो जैसे मर्जी ऑडिट करे? स्टैंडर्ड होने का क्या फायदा है? हाँ, ताकि पूरी दुनिया में क्वालिटी ऑफ सर्विस एक जैसी हो, ठीक है। जैसे टीचिंग के कोई स्टैंडर्ड्स हैं? कोई स्टैंडर्ड नहीं, हर एक अपने अपने तरीकेकार से पढ़ाता है। कोई पास पेपर की प्रैक्टिस ज्यादा करवाएगा, कोई कम करवाएगा, कोई ज्यादा टेस्ट लेगा, कोई कम टेस्ट लेगा, किसी की लेक्चर की ड्यूरेशन कम होगी, किसी की लेक्चर की ड्यूरेशन ज्यादा होगी। नंबर ऑफ लेक्चर्स मर्जी है टीचर की, हर टीचर की, हर एक के अपने डिफरेंट होते हैं, और बाकी प्रैक्टिसेस भी आप समझते हैं, देखते हैं, डिफरेंट होती है। कोई स्टैंड तो इसका मतलब जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना टीचिंग में, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस में टीचर टू टीचर वेरी करती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अपनी तरफ से जाहिर है हर टीचर वो पूरा जोर लगाता है और रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी चूंकि स्टैंडर्ड नहीं है, सिमेट्री नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो किसी जगह पे क्वालिटी डिफरेंट होगी, किसी जगह पे क्वालिटी हो सकता है डिफरेंट हो। ऑडिटिंग प्रोफेशन अब जिस अब ये जाहिर है जो इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं या जो रेगुलेटर्स होते हैं, उन्होंने डिसाइड करना होता है कि किस प्रोफेशन को रेगुलेट करना है, किस प्रोफेशन को रेगुलेट नहीं करना। हमारे प्रोफेशन को रेगुलेट एसओपीज वगैरह के हवाले से तो किया जाता है, लेकिन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेट नहीं किया जाता। उन्होंने कहा जी मर्जी है टीचर्स की, स्टूडेंट देखेगा जिस स्टूडेंट को पसंद है उधर जाए। लेकिन ऑडिट प्रोफेशन को रेगुलेट किया गया क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और ज्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। हालांकि टीचिंग में भी है, लेकिन जाहिर है रेगुलेटर की मर्जी, उसने जिस प्रोफेशन को रेगुलेट करना है सो किया। ऑडिट प्रोफेशन को रेगुलेट किया। अच्छा, अब दो लेवल के ऊपर रेगुलेशंस होती हैं, एक नेशनल लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे दो रेगुलेटर्स हैं, याद रखिएगा। किसी टॉपिक में शायद हम इसको इनडायरेक्टली डिस्कस करें, वरना ऑफिशियली हमारे सिलेबस में नहीं है। नेशनल लेवल पे दो रेगुलेटर्स हैं, एक रेगुलेटर है आईकैप और दूसरा रेगुलेटर है एसएससी। ये तो ऑडिट पर एसएससी कंपनीज को भी रेगुलेट करते हैं, ऑडिट भी रेगुलेट करता है, लेकिन ये हम नहीं पढ़ रहे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेटर कौन है वो आज हमने स्टडी करना है। वो कौन है? IFEA, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड, ये रेगुलेटर, ठीक है। ये एक बॉडी है, ये नॉन
प्रॉफिट बॉडी, यानी इसका मकसद कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इंटरनेशनली ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, कि ऑडिट कैसे किया जाए एथिक्स के साथ, एथिकली, यानी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं उनको पूरा करते हुए ऑडिट किया जाए, अच्छा किया जाए, और ऑडिट के अलावा अगर कोई और एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है। ये स्कोप है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट का। ये इंटरनेशनल बॉडी है जो इस वजह से बनाई गई है ताकि पूरी दुनिया में ऑडिट कैसे हो, ऑडिट प्रैक्टिसेस जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। ठीक है, इसका एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है कि अगर आप इस बॉडी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं ना, तो पाकिस्तान में ऑडिट करें या अमेरिका में ऑडिट करें, क्वालिटी ऑफ वर्क सेम होगी, है ना जी बात है? कि पाकिस्तान में चाहे वो प्रैक्टिस हो या अमेरिका में हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे भी हो दुनिया के किसी, अगर वो इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इस इंटरनेशनल बॉडी के मुताबिक परफॉर्म किया जा रहा है, तो हर जगह पे ऑडिट करने का तरीकाकार एक जैसा होगा रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए। यानी आप प्रैक्टिस सीखेंगे पाकिस्तान में, इससे ग्लोबलाइजेशन भी इंप्रूव होती है, आपके लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। काम सीखेंगे पाकिस्तान में और फिर दुनिया के किसी भी कोने में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी बॉडी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके दो बड़े एरियाज हैं, एक ऑडिटिंग को इंप्लीमेंट करवाना और दूसरा एथिकल स्टैंडर्ड्स को, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, यानी ऑडिट करना है और अच्छा ऑडिट करना है। ठीक है, एथिक्स में कुछ टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे बाद में क्या है। और एश्योरेंस स्टैंडर्ड, एश्योरेंस स्टैंडर्ड का मतलब, एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आप किस तरह की एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने अभी एक ही लेवल ऑफ एश्योरेंस स्टडी किया हुआ ना, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस, एक और लेवल ऑफ एश्योरेंस भी होता है जिसे कहते हैं लिमिटेड एश्योरेंस। ठीक है, वो हमने अभी पढ़ना नहीं है, वो हमने एंड में जाके स्टडी करेंगे। वो कह रहे हैं किसी भी तरह का एश्योरेंस एंगेजमेंट हो ये रेगुलेट करेगा। इन शॉर्ट आईएफईए क्या करता है? दो ही काम करता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करेगा और एथिकल स्टैंडर्ड, एथिकल रिक्वायरमेंट इशू करेगा। ये दो एश्योरेंस को फिलहाल याद कर लें, बाद में कभी इसको डिस्कस करेंगे। डन? तो ये दो काम करने के लिए, और ये ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है, यानी ग्लोबल पूरी दुनिया में जो ऑडिटिंग की प्रैक्टिसेस हैं वो प्रमोट होंगी। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी और फाइनेंशियल ऑडिट भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट एंड रिपोर्टिंग कह सकते हैं। दो काम है इसके आईएफईए के। ठीक है, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एथिक्स एंड ऑडिट के दो काम है। कौन कौन से काम है? दो, एक ऑडिट प्रैक्टिसेस प्रमोट करने हैं, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इसलिए इसके दो बोर्ड है। ऑडिट वाले एरिया के लिए अलग बोर्ड है, अलग स्टैंडर्ड्स है, और एथिक्स वाले के लिए अलग स्टैंडर्ड। ठीक है, जो बोर्ड है, जो आईएएसबी बोर्ड है, वो क्या करता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या एश्योरेंस स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करवाता है। और आईएसबीए, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, ये क्या करता है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स इशू करता है। आईएफईए के दो काम, ऑडिट और एथिक्स। ऑडिट स्टैंडर्ड्स इशू करने के लिए उसने अलग बॉडी बनाई है, और एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग बॉडी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए कौन सी बॉडी है? और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मिलते जुलते दूसरे एश्योरेंस स्टैंडर्ड, उसके लिए कौन सी बॉडी है? आईएएसबी। और एथिकल रिक्वायरमेंट्स इशू करने के लिए आईएसबी। डन? अब आइए, ज्यादा अहम हमारे लिए है आईएएसबी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका सबसे बड़ा टास्क क्या है? देखिए, पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। मेन टास्क किताब में क्या लिखा है वो भी पढ़ लेंगे। इसका जो सबसे बड़ा टास्क है वो ये है, नंबर 1, आईएएसबी ने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करने। नंबर 2, ऑडिट के अलावा कुछ दूसरी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी हैं दुनिया में, तो वो जो दूसरी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं उनके लिए भी स्टैंडर्ड इशू करने हैं। आईएएसबी ने क्या करना है? नंबर 1,
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करने हैं। नंबर 2 अदर एश्योरेंस स्टैंडर्ड इशू करने हैं। नंबर 3 इन स्टैंडर्ड्स को समझने में, प्रैक्टिकली अप्लाई करने में अगर किसी को कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके ऊपर गाइडेंस मटेरियल भी प्रोवाइड करना है। ये मेन टास्क है। बाकी उसने पॉइंट्स पूरे करने के लिए लटरम पटरम कोई डाले हो 2-4 मसाले तो वो अलग बात है। मेन टास्क यही है आईएएसबी का। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करने हैं, अदर एश्योरेंस स्टैंडर्ड इशू करने हैं, और फिर क्या करना है, उन गाइडेंस प्रोवाइड करने हैं। वो यही कह रहा है। क्या करेगा आईएएसबी, क्या करेगा, आईएसएस इशू करेगा और रिलेटेड स्टैंडर्ड्स इशू करेगा, कुछ और स्टैंडर्ड्स जैसे अदर एश्योरेंस। और इसका टास्क क्या है, ग्लोबल अडॉप्शन प्रमोट करना, यानी ये प्रमोट करेगा इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में जो डिफरेंट बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज, उनके साथ कम्युनिकेशन करके उनको इनकरेज करेगा कि आप भी हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करें। जैसे इसने पाकिस्तान में आईकैप को अप्रोच किया और कहा आप पाकिस्तान की प्रोफेशनल बॉडी है, मैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडी हूँ, आओ ऐसा करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, मैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाऊं आपने उसे लोकल पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन होगी, स्टैंडर्डाइजेशन होगी। हाँ, कहीं पे अगर आप लोकल लॉ को फॉलो करते सामने रखते हुए कोई ऊंच नीच करना चाहें तो वो कर लीजिएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमारा फॉलो कीजिएगा। आपके ख्याल में क्या आईकैप को आईएएसबी की ये बात मान लेनी चाहिए थी कि अपने अलग से स्टैंडर्ड बनाने चाहिए? माननी, बिल्कुल माननी। प्रमोट ग्लोबल अडॉप्शन। इस ग्लोबल अडॉप्शन से क्या होता है, ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव होती है और कंसिस्टेंट रहती है ओवर द ग्लोब। यानी जो अगर फर्ज कीजिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पाकिस्तान ने जो फॉलो किए हैं, ठीक है, और यूके में भी वही हैं, तो इसका मतलब आप जब चाहे पाकिस्तान से उठ के यूके में प्रैक्टिस जाके स्टार्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ऑडिट क्वालिटी। और फिर क्या, इनहैंस पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस इनहैंस होता है, जाहिर है जब किसी चीज के साथ लिख दिया जाए आईएसओ सर्टिफाइड। अब आपकी जाने भला कि आईएसओ के आगे 9001 में क्या लिखा हुआ है, 20001 में क्या लिखा नहीं पता ना, लेकिन एक रिलायंस बढ़ जाती है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहे हैं तो कोई अच्छी चीज ही होगी। कहते हैं इसी तरीके से जब आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे ना, वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, क्या लिखेंगे जब आप अपनी रिपोर्ट में ये लाइन लिखेंगे? कौन सी लाइन? वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का लफ्ज सामने आएंगे तो जो जो उसको पढ़ेगा रिपोर्ट को, उसका लेवल उसे समझ आएगा आपने क्वालिटी वर्क किया है, ये कोई अच्छी चीज है जिसको फॉलो किया आपने, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आईएएसबी का रोल अच्छा है कि इसको खत्म कर दें? अच्छा, रहने दें इसको, चलें आप कहते हैं तो रहने देते हैं, वरना आज खत्म होने लगी था ये बोर्ड। ओके चले, आईएएसबी आ गया। अब आते हैं जरा आईएएसबी की तरफ मजीद। ये तो उसने सारा उसका रोल और इंट्रोडक्शन जो भी डिस्कस कर लिया हमने वही बताया। आईएएसबी का सबसे बड़ा टास्क क्या? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक लफ्ज में बताइए आईएएसबी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड क्या काम करता है, एक लफ्ज में बताए, क्या कहेंगे आप? स्टैंडर्ड इशू करता है, गाइडेंस भी इशू करता है, लेकिन गाइडेंस ज्यादा अहम है कि स्टैंडर्ड ज्यादा अहम है? स्टैंडर्ड फॉलो करना रिक्वायर्ड है, गाइडेंस ऑप्शनल होती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ओके। अच्छा, अब थोड़ी सी जरा अगर आप इजाजत दें तो टेक्निकल डिस्कशन हो जाए, थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन, ठीक है। हालांकि वैसे आपको पता है केस स्टडी तो आनी नहीं, रटे वाला सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा हम डिस्कशन कर ले, कभी सीफैप लेवल पे जाएंगे तो आपके काम आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपका समझे सीफैप का सिलेबस जो है वो उसने सम अप किया हुआ। वो कह रहा है आईएएसबी ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इशू करने हैं, कितनी तरह के, कितनी? इसका जवाब है भाई जितनी तरह की एंगेजमेंट्स हैं उतनी तरह के स्टैंडर्ड। एक सीए फर्म या चार्टर्ड अकाउंटेंट जितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हर सर्विस के ऊपर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड है, ये बात याद रखिएगा।
क्योंकि जिस सर्विस के ऊपर स्टैंडर्ड ना हो इसका मतलब है उसमें क्वालिटी भी डाउन होने का खतरा है, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी भी नहीं होगी। इसलिए प्रैक्टिकली सीए फर्म्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यानी जो ऑडिट करते हैं, ऑडिटर्स, जितनी तरह की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हर सर्विस के लिए अलग सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। जैसे क्या सीए फर्म्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं? ऑडिट वो तो सबसे बड़ा काम वही है हमारे सिलेबस के मुताबिक। तो ऑडिटिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड इशू होने चाहिए? बिल्कुल। ऑडिटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं उन्हें कहते हैं आईएसएस। आईएसएस किस पर्पस के लिए? आईएसए एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है। ये आईएसए सेट ऑफ स्टैंडर्ड है। किस पर्पस के लिए इशू किया जाता है? ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए। भाई कोई बात समझ आ रही है कि नहीं आई? नहीं आ रही बात? मुझे बताइए आपके आईएफआरएस का पर्पस क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या दुनिया में एक ही सेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का? डिफरेंट है। एक है आईएफआरएस, एक है शायद आपने नाम सुना आईएफआरएस फॉर एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। ये आईएफआरएस का सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो किसी जगह पे कोई एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो होंगे, किसी दूसरी जगह पे कुछ और। जैसे आप जितने भी आईएफआरएस पढ़ते हैं ना, अगर आपने किसी जगह पे सरकारी नौकरी कर ली ना, किसी सरकारी इदारे में, आईएफआरएस फारग है तकरीबन। क्यों भला? उनका अपना एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। वो नॉर्मली फिर रिसीट एंड पेमेंट्स की तरफ चलते हैं। अगर वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो आप पाकिस्तान रेलवे का ऑडिट करने के लिए चले जाएंगे तो उनका अपना अलग रिपोर्टिंग सिस्टम है। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल्स का रिकॉर्ड रखना, बजट, वो भी अलग सिस्टम है, वेरिफिकेशन भी अलग सिस्टम होती है। उनके होते हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, आपने सुना हो शायद। तो समझाना क्या चाह रहा हूं कि जिस तरह की एंगेजमेंट उस तरह के स्टैंडर्ड। ऑडिट एक अलग तरह की एंगेजमेंट है, इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी अलग है। उनको क्या बोलते हैं? आईएस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। एक और टाइप ऑफ एंगेजमेंट है, उसे कहते हैं रिव्यू। ऑडिट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन का नाम है, रिव्यू भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन का नाम है। फर्क सिर्फ यह है कि रिव्यू में हाथ खुला रखते हैं हम, कम चेकिंग होती है, उसको हम कहते हैं मॉडरेट एश्योरेंस। और ऑडिट में चेकिंग ज्यादा होती है, उसे कहते हैं रीजनेबल या हाई एश्योरेंस। रिव्यू एंगेजमेंट के लिए भी कोई स्टैंडर्ड होने चाहिए कि नहीं? क्या वही होने चाहिए जो ऑडिट वाले हैं? अलग हो, क्योंकि उधर एश्योरेंस डिफरेंट है, इधर डिफरेंट, तरीका कार डिफरेंट होगा। तो रिव्यू के लिए भी स्टैंडर्ड इशू हुए हैं। किसने करने हैं स्टैंडर्ड इश्यूज? हमारे प्रोफेशन में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे आईएएस भी ने, ऑडिट प्रोफेशन से ये हमारे वेरिफिकेशन। तो रिव्यू के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें पता है क्या नाम देते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू। आईएसए से क्या बनता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आईएसआरई से क्या बनता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। एक और सर्विस है एश्योरेंस एंगेजमेंट, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, रिव्यू भी एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है, इसके अलावा भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है? ज्यादा वेरिफिकेशन है, उसमें हाई या रीजनेबल एश्योरेंस, रिव्यू में मॉडरेट एश्योरेंस। इन दोनों में कॉमन चीज पता है क्या है? दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन का नाम है। दोनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन हो रही है। लेकिन आपको एक ऐसी मजे की बात बताता हूं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। क्या हम सिर्फ फाइनेंशियल्स यानी नंबर्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि नंबर्स के अलावा चीजों को भी वेरीफाई कर सकते हैं? अगर मैं कहता हूं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने मुझे बताना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें नंबर होते हैं, या नॉन फाइनेंशियल है। और फिर आपने ये बताना है कि इसके लिए स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा। स्टेटमेंट सुने, मेरे पिछले साल की इनकम 50 लाख रुपए थी,
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये कि नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल। अगर मैं कहूं इसे हाई लेवल पे टेस्ट करो, हाई लेवल पे वेरीफाई करो, तो कौन सी वाली एंगेजमेंट होगी? ऑडिट। और किस स्टैंडर्ड के मुताबिक? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ISS के मुताबिक। और अगर मैं कहूं इसे मॉडरेट लेवल पे वेरीफाई करो, फिर क्या होगी? रिव्यू एंगेजमेंट। और कौन से स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी रिव्यू एंगेजमेंट? ISR। शाबाश, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिव्यू एंगेजमेंट। अब अगली बात सुने, अगली स्टेटमेंट क्या देने लगा? मैं एक शरीफ इंसान हूं, या ये मैं अपनी बात तो छोड़ता हूं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये भाईजान एक शरीफ इंसान है, शरीफ इंसान है, इसको वेरीफाई करें। सवाल मेरा ये है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि नॉन फाइनेंशियल? क्या इसको हम प्रैक्टिशनर्स, हम ऑडिटर, CA फर्म्स वाले वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं? गैस करें, गैस करें। कितने स्टूडेंट का कर सकते हैं, कितनों का नहीं कर सकते? एज स्टूडेंट रूल याद रखें, क्लाइंट ने जो भी कह दिया आप हर चीज वेरीफाई कर सकते हैं। क्लाइंट ने जो भी कह दिया, क्लाइंट को ना नहीं करना, क्लाइंट नहीं कर भी देनी कभी कभी, वो आगे पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस प्रोसीजर जो भी। तो ये है नॉन, इसको हम कहते हैं अदर, ये भी एश्योरेंस है, इसमें भी चेकिंग हो सकती है। इसको हम फिर ऑडिट नहीं कहते, इसको हम रिव्यू नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। इस तरह की एंगेजमेंट्स जिनमें नॉन फाइनेंशियल चीजें आ जाए, हम क्या कहते हैं? अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। पिछले सेशन में ये भी ऐड हो गया हमारे सिलेबस में, वरना पहले CFAP में होता था, लेकिन बेसिक लेवल पे ही हुआ एक आधे लेक्चर में, बस उसने कहा इंट्रोडक्शन सिर्फ हो जाए ताकि पता चल जाए। तो अभी तक 3 तरह की एंगेजमेंट्स आपको बता दी, ऑडिट, रिव्यू और अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हाई लेवल की चेकिंग, ISS के मुताबिक होगी। रिव्यू क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मॉडरेट लेवल की चेकिंग, ISRE के मुताबिक होगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन क्या है? अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। वो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन। किताब में वो सारी लिखी, नोट्स में लिखा हुआ सारा, लेकिन यहां पे सिर्फ एब्रिविएशन। ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये कब यूज करने हैं? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे होंगे, या ऑडिट मतलब रीजनेबल एश्योरेंस, हाई लेवल की चेकिंग। ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ये कब कर रहे होंगे? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर रहे होंगे। रिव्यू क्या होता है? मॉडरेट लेवल की चेकिंग। ये क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ये कब परफॉर्म करने हैं? जब हम ऑडिट या रिव्यू के अलावा कोई एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, जैसे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई ये बात समझ आ गई? ओके। इन तीनों में हम कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें वेरिफिकेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हाई लेवल पे, ये है वेरिफिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मॉडरेट लेवल पे, ये है वेरिफिकेशन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जो नीचे ISRS है ना, ये वेरिफिकेशन नहीं है, ये वेरिफिकेशन नहीं, ये है कुछ दूसरे टास्क। क्लाइंट हमें दूसरे टास्क भी दे, जैसे क्लाइंट अगर ये कहता है सर मेरी टैक्स रिटर्न फाइल तो कर दो FBR को, इस पे भी छोटी सी टैक्स रिटर्न भी हो ना, 5-10 हज़ार 2-3 घंटे में काम सीख लेना चाहिए। तो क्लाइंट ने कहा टैक्स, मुझे ये बताइए क्या ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं? वेरिफिकेशन तो हम तो एक होता है प्रिपेयर करना, एक होता है वेरीफाई करना। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना तो आपको समझ आएगी, ये जो टैक्स रिटर्न है ना, ये वेरीफाई करने वाला काम नहीं है, प्रिपेयर करने वाला काम। इस तरह के कामों को जो हमारे प्रोफेशन से मिलते जुलते, तो हमारे प्रोफेशन से मिलते जुलते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं रिलेटेड सर्विसेज। कि एश्योरेंस नहीं है, एश्योरेंस क्यों नहीं है? वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि प्रिपेयर तो कर रहे हैं ना भाई। जो बंदा वेरीफाई करता है उसे प्रिपेयर करना नहीं आता क्या?
तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या किसी चीज को हम प्रिपेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वेरीफाई नहीं, इन तीनों में कॉमन चीज क्या थी, वेरिफिकेशन हो रही थी। अगर प्रिपेयर करें तो इसे क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज की दो एग्जांपल हैं, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या टैक्स रिटर्न या कोई इस तरह की चीज प्रिपेयर करना, इसे कहते हैं कंपाइलेशन, और एक है AUP, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, एग्रीड अपॉन, कि वो काम करना जो क्लाइंट कह दे। जैसे फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन क्लाइंट ने करवानी हो ना हमसे, हम वो भी कर देते हैं। आपका क्या हाल, अगर क्लाइंट को ये लगे कि मेरे परचेज डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो रहा है और ऑडिटर से कहे ढूंढो कौन फ्रॉड कर रहा है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नॉर्मल ऑडिट में फ्रॉड डिटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, याद रखिएगा, ये सूल याद रखिएगा। नॉर्मल ऑडिट में हमारा फोकस फ्रॉड पे नहीं होता। नॉर्मल ऑडिट में आप यही सीखते हैं कि फ्रॉड डिटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है फ्रॉड डिटेक्ट करना? क्योंकि ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। ऑडिट में हम सारी ट्रांजैक्शन को टेस्ट नहीं करते, ऑडिट में हमारे पास लीगल पावर्स नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर क्लाइंट हमें कहे ऑडिट को मारा गोली, तुम आओ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए, तुम्हारा पर्पस ही यही है, तो हम कर देते हैं वो काम, लेकिन उस काम को हम फिर नाम ऑडिट का नहीं देते, क्योंकि फोकस डिफरेंट है। फोकस समझ रहे हैं, फोकस उधर फ्रॉड है, उधर पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, इधर फोकस सिर्फ वो चीजें हैं, वो ट्रांजैक्शन है जिनमें फ्रॉड होगा। इसको कहते हैं फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। क्या कहते हैं? ये भी हमारे प्रोफेशन से मिलता जुलता ही काम है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऑडिट तो नहीं है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। यह है रिलेटेड सर्विस की एग्जांपल। फिर बात समझ आ रही है? अगर तो आपने ये टर्म्स याद रख ली ना, तो इंशाल्लाह सीफे में आपके काम आएगी, इस सब्जेक्ट में भी एंड पे चल के काम आएगी। इसलिए कोशिश, थोड़ी सी डिस्कशन टेक्निकल हो रही है मुझे अंदाजा है, लेकिन अगर आप समझ लें तो क्या ही बात है। तो ये चारों समझ आ गए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और रिलेटेड सर्विसेज भी। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और रिव्यू सर्विसेज नहीं पढ़ना, क्या है, रिव्यू वाली है, ऑडिट, रिव्यू, अदर एश्योरेंस, रिलेटेड। ISQM क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। ये स्टैंडर्ड ISQM हमें ये बताते हैं, दो स्टैंडर्ड ISQM 1 और ISQM 2, हमें ये बताते हैं कि आप क्वालिटी वर्क कैसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्वालिटी वर्क, अच्छी क्वालिटी के साथ काम कैसे करना है। जैसे जब छोटे होते हैं बचपन, एक होता था लिखो, एक होता था खुश हथ करके लिखो है? आज ना लिखना काम आ रहा है, ना खुश अच्छा लिखना काम आ रहा है। क्यों? अच्छे लिखने के सीए में नंबर ही नहीं होते, और दूसरा सारा सिस्टम हमारा आ गया और दुनिया का भी पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा है। अब राइटिंग नहीं, अब टाइपिंग है, और टाइपिंग से भी आ गया वॉइस टाइपिंग। ठीक है, तो वो जो तख्तियां लिखवाते होते थे, इसलिए अब तो आपने तो जमाना देखा ही नहीं है, हमने देखा होगा। तख्ती लिखी है आप में से किसी ने? नहीं लिखी, हमारे सामने तो सारा, लेकिन जाहिर है वो उस दौर के लिहाज से था। आज का टेक्नोलॉजी, आज दौर डिफरेंट है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो एक है ऑडिट, एक है अच्छा ऑडिट। अच्छे ऑडिट के लिए ISQM है, अच्छे ऑडिट के लिए एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको ये बताते हैं कि क्वालिटी कैसे इंश्योर करना है, ISQM। ठीक है जी। और फिर है IAPS। IAPS क्या है? आपको याद है कि IAS भी सिर्फ स्टैंडर्ड इशू करता है कि गाइडेंस भी? ये आखिरी वाले जो एग्जांपल है ना, IAPS, ये है इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट। ये असल में गाइडेंस है कि अगर किसी पर्सन को ऊपर जितने भी स्टैंडर्ड, ये हर स्टैंडर्ड ना मोटी मोटी किताबें हैं, IAS अलग किताब है, ये अलग किताब है, ये अलग, इनमें से किसी चीज की आपको समझ ना आए, आप IASB से पूछें। अगर तो जैसे होता है ना FAQs, ये IAPS असल में FAQs है। जैसे जैसे कि मसला सामने आता है, IASB उसकी गाइडेंस इशू कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? IAPS। लेकिन याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इनकी हैसियत गाइडेंस की है, रिक्वायरमेंट की नहीं है।
चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, चाहे फॉलो करें चाहे, लेकिन ऊपर के स्टैंडर्ड सारे फॉलो करने होते हैं। डन जी। और यहां पे एक बड़ा अच्छा रूल बता रहा है ISQM, तो कहता है हर तरह की जाहिर है क्वालिटी किस एंगेजमेंट में होनी चाहिए, ऑडिट में क्वालिटी होनी चाहिए, रिव्यू में होनी चाहिए, अदर सर्विस में क्वालिटी होनी चाहिए, रिलेटेड सर्विस में क्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो इसीलिए उसने लिखा ISQM हर एंगेजमेंट में अप्लाई होता है। क्वालिटी इन एवरीथिंग वी डू, एक फर्म का स्लोगन है, क्वालिटी इन एवरीथिंग। इसीलिए ISQM हर एक एंगेजमेंट के लिए। अब ये तो लिस्ट थी, ये तो रटे वाला काम था। अब एक कंसेप्ट सुन ले, कंसेप्ट अच्छा है, काम का है। क्या IS इंटरनेशनल, सॉरी ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ISR भी इंटरनेशनल, ओके। क्या ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कोई और चीज लिखी हो और लोकल लॉज पाकिस्तान में SCCP ने कुछ और कहा हो? अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शनल केस में, रेयर केस में हो सकता है। अब जरा सोच के मुझे बताना है, दो बातें पूछूंगा और ये याद रखनी है आपने। पहला, अगर इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट और लोकल रिक्वायरमेंट में कंफ्लिक्ट हो, लोकल रिक्वायरमेंट जैसे SCCP की लीगल रिक्वायरमेंट है कोई, किसको फॉलो करेंगे? SCCP। और अगर लोकल रिक्वायरमेंट को फॉलो किया, क्या फिर हम अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि लिख सकते हैं कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISAs? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, डन। कह रहे ISP स्टैंडर्ड जो है ना, ये लोकल लॉ को ओवरराइड नहीं करते। यानी ओवरराइड का मतलब ये उससे सुपीरियर नहीं है, यानी लोकल लॉ सुपीरियर है। ओवरराइड का मतलब समझते हैं? बाईपास नहीं कर सकते। अगर इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स का लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट के साथ कंफ्लिक्ट आया, फॉलो किसको करना है? और क्या हम ये कह सकते हैं फुल कंप्लायंस की हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की? क्यों नहीं कह सकते? सिंपल है ना कंसेप्ट, ये याद रखिएगा, ये यूज होना है आगे कि अगर कहीं कंफ्लिक्ट आया, लोकल लॉ को फॉलो करना है, लेकिन फिर रिपोर्ट में ये नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल सुना आपने, लेकिन कभी किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी या नहीं पढ़ी होंगी? उसमें एक डिस्क्लोजर होता है कि बेसिस ऑफ काउंटिंग लिखनी होती है कि वी हैव प्रिपेयर्ड दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ IFRS। इस तरह की लाइन लिखी है कि डिस्क्लोजर में नहीं? चले हाँ, छोड़ो एग्जाम्पल, गोली मारे। ये बहरहाल कंसेप्ट समझ आ गया आपको? नेक्स्ट मुझे बताइए, IFEA इंटरनेशनल बॉडी है, इसके आगे दो बोर्ड है, दोनों में से ज्यादा अहम बोर्ड कौन सा है? IASB। ओके, IASB बहुत से स्टैंडर्ड इशू करता है, सबसे अहम स्टैंडर्ड कौन से? ISA। ठीक है, और हमारे सिलेबस में 90% डिस्कशन ISA की होगी। अब अगला सवाल, ISA कैसे बनता है, कहां बनता है, कैसे, क्यों? अगला सवाल ये, जैसे आपके IFRS है ना, उसके एक बड़ी बुक है, उसके अंदर बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS 1 2 3, IS1 IS2, फिर सीधा जंप लगा के 7 है आके खत्म हो गया, कोई चेंज हो गया? हमने तो अपने जमाने में पढ़े थे, अब तो चेंज हो गए होंगे। IS7 है कैश फ्लो वाला, अभी भी है। 10 है सब्सिक्वेंट, 8 भी है अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला। चलिए गुड, इसका मतलब है ज्यादा पुराना भी नहीं, इतना भी नहीं फर्क ज्यादा, लेकिन IFRS ओके। उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की भी बुक है, उसके अंदर भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आपके अकाउंटिंग के नंबर चलते हैं IS1 2 7 10, हमारे चलते हैं 100 की सीरीज में। ISA 2 नहीं है कोई, ISA 200 है, ISA 300 है, 7। इसका मतलब ये नहीं कि सैकड़ों स्टैंडर्ड है, नहीं, इसका ये कोडिंग है। कभी जब आप फर्म में जाएंगे ना ट्रेनिंग में, फर्म भेजेगी आपको सियालकोट जाओ, फर्म भेजेगी मुल्तान जाओ, इस्लामाबाद,
तो वहाँ के किसी होटल में जाएंगे ना तब, तो आप कहेंगे कोई रूम खाली, वो कहेंगे जी सर बिल्कुल ये ले, आपका रूम नंबर है 302, 302, आपका रूम नंबर है 420। इसका ये मतलब नहीं है कि उस होटल में 500 कमरे हैं, नहीं, जो पहला डिजिट होता है ना, फ्लोर को इंडिकेट कर रहा होता है। थर्ड फ्लोर 402 का मतलब क्या, 420 का मतलब है फोर्थ फ्लोर, रूम नंबर 20, थर्ड फ्लोर रूम नंबर 2। समझ? उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जो ये होते हैं 200, 300, 100 की सीरीज, इसका ये मतलब नहीं है कि सैकड़ों स्टैंडर्ड है, नहीं नहीं, स्टैंडर्ड लगभग उतने ही हैं जितने काउंटिंग के हैं, लेकिन जो पहला डिजिट होता है वो स्टेज ऑफ ऑडिट को डिस्कस कर रहा होता है। ऑडिट की डिफरेंट स्टेजेस होती है ना, प्लानिंग स्टेज है, परफॉर्मेंस स्टेज है और रिपोर्टिंग, ये चीज। तो मुझे बताइए 300 की सीरीज किस फेज से डील कर रही होगी? प्लानिंग से, ये स्टार्टिंग है। 3 बता रहा हूं, 300, 500, 700, बताए 300 सीरीज किससे, 500 की सीरीज किससे, और 700 की सीरीज फिर से, 200 और 300 की सीरीज किससे डील कर रही है? 4, 5, 600, 700 और 800, ये कंसेप्ट बिल्ड हुआ। समझे? तो जहन में सवाल ये आया कि इतने स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड कहां से आते हैं, कैसे बनते हैं, कौन बनाता है? आइए जरा इसको पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक स्टैंडर्ड कैसे बनता है। कहता है स्टेप नंबर 1, डेवलपिंग एंड इशूइंग ए न्यू आईएसए। प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर, टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है। पूरी दुनिया में कहीं पे कोई फ्रॉड होता है, स्टार्ट कहां से होता है? किसी फ्रॉडिया बंदे से, वो किसी ना किसी कंपनी में करता है फ्रॉड, और ऑडिटर उसको पकड़ नहीं पाता, और बाद में पता चलता है कि ये फ्रॉड हुआ था, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद। याद रखे, जितना मर्जी शातिर बंदा हो, कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। लेकिन डिपेंड करता है, कुछ तो अगले दिन पकड़े जाते हैं, कुछ 50-60 साल बाद पकड़े जाते हैं। कोई ऐसे भी होते होंगे जो ना पकड़े जाते हैं दुनिया में, वो आगे चल के पकड़े जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जब कोई फ्रॉड सामने आता है, एकदम से आईएएसबी में जलजला आ जाता है, भूचाल आ जाता है। वो कहते हैं ये कैसे हो गया कि ऑडिट भी हुआ और फ्रॉड नहीं पकड़ सके। 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ऑडिटर में गड़बड़ थी, उसने ठीक काम नहीं किया, या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कोई कमी थी। अगर तो ऑडिटर में कमी हो तो आईएएसबी फिर से सुकून मोड में आ जाता है, कहता है लगा दो इस ऑडिटर को फांसी, हमने कहा था स्टॉक हुआ तो वेरिफिकेशन करना, इसने स्टॉक की वेरिफिकेशन ही नहीं की, लगा दो फांसी। फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हुआ, इसमें ऑडिटर का कसूर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कसूर नहीं है। और अगर पता चले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी की थी फिर भी फ्रॉड डिटेक्ट नहीं हो सके, फिर इसका मतलब है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कोई कमी बेशी है, या तो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज करना चाहिए या नया स्टैंडर्ड। शाबाश। तो यहां से काम शुरू होता है। टॉपिक इज सिलेक्टेड कि कौन से टॉपिक, डेटर में फ्रॉड हुआ तो डेटर का टॉपिक सिलेक्ट किया जाएगा, इन्वेंट्री में फ्रॉड हुआ इन्वेंट्री का टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है। फिर इसके ऊपर आईएसबी की एक टीम होती है एक्सपर्ट, वो रिसर्च करती है कि भैया ये फ्रॉड आ गया, क्या इससे मिलते जुलते कोई और फ्रॉड भी हो सकते हैं। भाई काम करना जो है तो सिर्फ जो मसला सामने आया उसी को डिस्कस करें कि थोड़ा सोच के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मिलते जुलते और इश्यूज भी डिस्कस कर लें। तो बाकायदा रिसर्च होती है। रिसर्च करने के बाद एक रफ स्टैंडर्ड बनाया जाता है जिसे कहते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या कहते हैं बोले? एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या है? इज इक्वल टू रफ स्टैंडर्ड। एक्सपोजर ड्राफ्ट बना के तो फिर आईएसबी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है, और दुनिया में जितनी भी रजिस्टर्ड अकाउंटिंग बॉडीज हैं, जैसे पाकिस्तान में आईकैप है, उनको ईमेल कर दिया जाता है और वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाता है कि ए लोगो, ए अकाउंटिंग बॉडीज, ए आईकैप, ए पाकिस्तान के आईकैप, ए इंडिया के आईकैप, ए जर्मनी के आईकैप, ये एक्सपोजर ड्राफ्ट, ये मसला था, हमने उसके लिए उस मसले को हल करने के लिए कि आइंदा से ये मसला ना हो, ये स्टैंडर्ड बनाया है। जरा अपने कमेंट्स तो दीजिए कि इसमें कोई कमी बेशी है कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है एक लिमिटेड टीम की विजडम हो रहा है और एक ग्लोबल विजडम। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो नया एंगल दे दें कि सर ये फ्रॉड ऐसे भी हो सकता है,
कमेंट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए आपके ख्याल में? IASB टीम को खुद ही रिसर्च करके खुद ही स्टैंडर्ड फाइनल कर देना चाहिए कि पहले एक्सपोजर ड्राफ्ट और फिर कमेंट्स? कमेंट्स लिए, फिर कमेंट्स का रिव्यू किया, रिव्यू करके जो होंगे बोंगे कमेंट लगे उसको क्या किया? इग्नोर, और जो अच्छे कमेंट्स लगे उसको ऐड करके फाइनल वर्जन शुरू कर दिया। वो जो फाइनल वर्जन होता है उसको बोलते हैं ISS। एक्सपोजर ड्राफ्ट और चीज है, ISS और चीज। आप अभी भी IASB की वेबसाइट पे जाएं तो कुछ ना कुछ एक्सपोजर ड्राफ्ट पड़े होंगे, कोई ना कोई, क्योंकि वो डेवलपमेंट का आपको होता है, नए नए स्टैंडर्ड आते रहते हैं। अभी आपको सिस्टम समझ आ गया नया स्टैंडर्ड कैसे बनता है? समझ आ गया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनता है? जी जी। आपने ये बोला था कि अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट होगा और मतलब नहीं पता चला ऑडिट के दौरान तो फिर उसको सजा मिलती है ऑडिटर को। वो डिपेंड का अगर फ्रॉड था कोई और ऑडिटर उसको डिटेक्ट नहीं कर सका तो डिपेंड करता है कि क्या ऑडिटर ने अपने रिक्वायर्ड प्रोसीजर पूरे किए हैं कि नहीं। अगर तो ऑडिटर ने अपने रिक्वायर्ड प्रोसीजर पूरे किए हैं, इसका मतलब है ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली, कसूर ऑडिटर का नहीं है, कसूर स्टैंडर्ड का है। इसमें से कुछ नहीं कहा जाएगा ऑडिटर को, स्टैंडर्ड को रिवाइज किया जाएगा, लेकिन ये बहुत कम होता है। और अगर पता चले कि ऑडिटर ने किसी न किसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की थी, कोई काम ऐसा था जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा था करना है उसने नहीं किया, फिर किसका कसूर है? फिर कहा जाएगा ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन क्यों नहीं की, क्योंकि सारे प्रोसीजर पर इसको फांसी लगाओ, उसको फिर फांसी लगाई जाएगी। मतलब मुहावरतन कह रहा हूं, सच में नहीं भाई। ये समझ आ गया प्रोसेस? नया स्टैंडर्ड कैसे इशू होता है? अच्छा मुझे बताइए IFRS आप में से कितने स्टूडेंट्स ने देखे हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, वो बुक नहीं होती, ओपन बुक नहीं है आपका? एग्जाम ओपन बुक नहीं रहे अब? ओके नहीं देख, ओके अच्छा CFAB में अब पहले इधर भी होती थी, अब नहीं, चलो कोई बात नहीं। उसके कुछ सेक्शन होते हैं, उसी तरह हमारे ऑडिट के भी स्टैंडर्ड। जब आप एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे ना, CFAB लेवल पे जाके पढ़ेंगे यहाँ नहीं, तो उसमें आपको उसके हर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के कुछ हिस्से नजर आएंगे। एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर ऑब्जेक्टिव होंगे और फिर डेफिनेशन होंगे। इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव में बताया जाएगा ये स्टैंडर्ड क्या है, किस चीज से। ये इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड अलग, इन्वेंट्री को वेरीफाई करने का स्टैंडर्ड अलग है, जैसे आपका इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, इन्वेंट्री फिक्स एसेट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है IAS 16, टैक्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है 12, लीजेस का स्टैंडर्ड अलग है 16 IFRS 16। उसी तरह वेरिफिकेशन के स्टैंडर्ड भी अलग है, इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन का स्टैंडर्ड अलग है, लीगल केस की वेरिफिकेशन का स्टैंडर्ड अलग है, डेटर का अकाउंटिंग एस्टीमेट्स की वेरिफिकेशन IAS 540 वो स्टैंडर्ड अलग है। तो इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन या ऑब्जेक्टिव होगा हर IAS का, जिसमें क्या बताया जाएगा कि इसमें क्या डिस्कस किया गया, बैकग्राउंड होगा, और डेफिनेशन सिखाई जाए, टर्म्स। फिर रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन मटेरियल। रिक्वायरमेंट का मतलब है कि इस मकसद को पूरा करने के लिए इनमें जो सबसे अहम है ना वो ऑब्जेक्टिव है। इस मकसद को पूरा करने के लिए क्या क्या काम करने हैं, ये रिक्वायरमेंट है। और इस रिक्वायरमेंट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या है, एप्लीकेशन मटेरियल। एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। हमारा एक स्टैंडर्ड है जो हमें ये बताता है इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई करना है। उसके ऑब्जेक्टिव में पता है क्या लिखा हुआ है, हाउ टू वेरीफाई इन्वेंट्री। सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, असल में तो वो टेक्निकल टर्म लिखी हुई है, हाउ टू वेरीफाई, ये ऑब्जेक्टिव है। रिक्वायरमेंट में पता क्या लिखा है कि अगर आपके क्लाइंट की इन्वेंट्री है तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्टॉक टेकिंग। ऑडिटर क्लाइंट की उस इन्वेंट्री को जाके फिजिकली वेरीफाई करेगा, ये रिक्वायर्ड है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ टू वेरीफाई इन्वेंट्री। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टॉक काउंट। उसके एप्लीकेशन मटेरियल में कुछ गाइडेंस और एग्जांपल्स हैं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग सिचुएशन लिखी हुई है। क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन लिखी हुई है, देखा बाज़ औक़ात ऐसा होगा
कि आप इन्वेंट्री स्पेशलाइज किस्म की होगी, आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकें। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनके केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स होंगे तो उनकी एक ओपन नहीं कर सकते, ओपन करेंगे तो एक्सपायर्ड हो जाते हैं। या उन्होंने अपने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि जैसे होता है ना, नॉर्मल दुकान पे भी जाए ना तो उसमें मेडिसिन होती हैं, वो लिखा होता है फ्रिज आइटम्स। फ्रिज आइटम ये टर्म यूज होती है फार्मास्यूटिकल मेडिकल स्टोर में, कि वो आइटम्स, वो इंजेक्शन वगैरह जो फ्रिज में रखना जरूरी है, वो -30 पे स्टोर करने होते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब वहां पे तो आप उसको चेक कर लेते हैं स्टॉक है कि नहीं। बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके बड़े बड़े स्टोरेज हाउस होंगे, जिनमें इस तरह के -50 टेम्परेचर में फॉर एग्जाम्पल कुछ मेडिसिन, बड़ी बड़ी मेडिसिन कार्टन स्टोर किए गए हैं, गैस करें आप उसको वेरीफाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? वो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ड्रेस होते हैं। इसको भी छोड़े, नासा का ऑडिट करने के लिए गए, फ्लाई स्टेशन है ऊपर, वो क्या है वॉयेजर, वो करोड़ों किलोमीटर दूर है, इन्वेस्टमेंट तो की हुई है, उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? ये स्पेशल के वो आगे फिर एप्लीकेशन मटेरियल में इस तरह की एग्जांपल बताता है कि जब कोई सिचुएशन ऐसी हो आप उसको वेरीफाई ना कर सकें तो आपने फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से वेरिफिकेशन करनी है। जैसे वो कहता है, फर्ज किया, अब छोटी छोटी एग्जांपल आपको बता के आगे चले। जैसे कहता है अगर कभी कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से किसी जगह पे इन्वेंट्री पड़ी है, आप इन्वेंट्री को स्टॉक आउट ना कर सके 31 दिसंबर पे, तो परेशानी की बात नहीं है। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है उसने? क्लाइंट का स्टॉक है, वेरीफाई करो। एप्लीकेशन मटेरियल में आगे एग्जांपल डिस्कस करता है, अगर किसी वजह से 30 को 31 को नहीं चेक कर सके कोई बात नहीं, 15 जनवरी को स्टॉक काउंट करना और रिवर्स वर्किंग करके 31 दिसंबर का स्टॉक कैलकुलेट कर लेना। समझे? एक जगह से लिखा अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते स्टॉक की, क्योंकि स्टॉक समंदर के अंदर है, जमीन के अंदर है, समंदर के अंदर भी होते हैं स्टॉक, आपको पता है इंटरनेट केबल आ रही है, जमीन के अंदर ट्रांसमिशन लाइंस है, हवा में सैटेलाइट स्टेशन है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी वो ऐसे टेम्परेचर, ऐसे हालात में इन्वेंट्री स्टोर की हुई है, आपके लिए बहुत मुश्किल है, जान का खतरा है उसमें। इन हालात में फिर कहता है फिर आप वेरीफाई ना करो, फिर आप ऐसा करो, इनवॉइसेस चेक कर लो, प्रोडक्शन रिकॉर्ड चेक कर लो, गुड सीड नोट चेक कर लो। इन चीजों से आपको अंदाजा हो जाएगा उनका रिकॉर्ड स्टोरेज में क्या इन हुआ है, क्या आउट हुआ है, उस रिकॉर्ड से फिर वेरिफिकेशन हो जाएगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मटेरियल में ना, अगर रिक्वायरमेंट किसी वजह से आप पूरा ना कर सके तो अल्टरनेट तरीके बताता है वो, कि फिर आप ये करें, ये करें, ये करें। डन? आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर आपने जवाब दे दिया तो इसका मतलब यह ना सिर्फ कंसेप्ट समझ लिया बल्कि पास्ट पेपर के क्वेश्चन का 2 नंबर वाला हिस्सा भी कर लिया। एक स्टैंडर्ड है वो हमें यह बताता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है हाउ टू वेरीफाई डेटर्स, उसकी रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है अगर क्लाइंट के डेटर्स हैं तो उनको कंफर्मेशन लेटर सेंड करो। कंफर्मेशन लेटर समझते हैं? लेकिन एप्लीकेशन मटेरियल में एक स्पेसिफिक सिचुएशन उसने डिस्कस किया अजीब से। वो कहता है आपके क्लाइंट ने आपसे कहा है सर इस लेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करना, इसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, लेटर सेंड करेंगे जवाब नहीं देगा, जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? झगड़ा चल रहा है। बताइए यहां पे क्या करेंगे? अल्टरनेट प्रोसीजर बताएं क्या करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे? शाबाश, सेल इनवॉइस चेक कर लेंगे, बेहतरीन बेहतरीन। और उससे मिलती जुलती और डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लेंगे, जैसे गुड डिस्पैच नोट, जैसे सेल्स ऑर्डर, ये चीज। ये समझिए ये एप्लीकेशन मटेरियल क्या होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में उस रिक्वायरमेंट को कैसे अप्लाई करना। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कितने हिस्से होते हैं, कंटेंट्स होते हैं? इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, ये छोटे मोटी चीजें अलग, रिक्वायरमेंट्स अलग और एप्लीकेशन मटेरियल अलग। इनमें सबसे अहम क्या होता है भला? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे अहम है रिक्वायरमेंट। डन? आईएसए के कंटेंट समझ आ गया आपको कितने? अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ आईएसए का क्या स्टेटस है भाई? आईएसए का स्टेटस ये मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, आपने हर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है।
अपने हर ISA की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अगर ये भाईजान ये स्टेटमेंट देते हैं ना, मैं अपने वालिदैन का फर्मा बरदार हूं, क्या स्टेटमेंट देते हैं? वालिदैन का फर्मा बरदार। तो अगर वालदा ये कहते हैं कि जाओ बाजार से सब्जी लेके आओ, ये सब्जी ले आते हैं, और वालिद साहब कहते हैं जरा एक गिलास पानी तो पिलाओ, तो ये कहते हैं अच्छा अब जी असाइनमेंट करके ना थोड़ी देर में आपको पानी पिलाता हूँ। तो मुझे बताइए, क्या इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया? क्या ये कह सकते हैं कि मैं वालिदैन का फर्मा बरदार हूं? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रिक्वायरमेंट। उसी तरह असूल याद रखिएगा, अगर आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बात लिखनी है ना, क्या कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये लाइन लिखनी है। लाइन अच्छी कूल लगती है ना लाइन, अच्छा, वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, ये लाइन लिखनी है। तो आपको हर ISA की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अगर किसी रेयर केस में आपने डिपार्चर किया ना, डिपार्चर का मतलब है कि उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, रीजन लिखनी पड़ेगी कि क्यों पूरा नहीं किया। जैसे डेटर के केस में हमने एक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, किस रिक्वायरमेंट को? कंफर्मेशन लेटर सेंड करने, तो फिर लिखना पड़ेगा क्योंकि झगड़ा था, और फिर आगे जस्टिफाई भी करवाना पड़ेगा कि फिर क्या किया। अगर ये नहीं किया तो फिर काम क्या किया? सेल इनवॉइसेस को चेक किया, समझे? तो हर ISA का स्टेटस क्या है, अथॉरिटी क्या है? हर ISA की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। एग्रीड? अगर किसी रिक्वायरमेंट को रेयर केस में पूरा नहीं कर सके तो फिर क्या करवाना है? जस्टिफाई क्यों नहीं किया और फिर कैसे अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म किया। IAPS, ये भी बात हो गई है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट, इनका स्टेटस क्या है? हाँ, इनका स्टेटस ISA से नीचे है, ये ऊपर स्टेटस है, ये नॉन में, क्योंकि ये गाइडेंस है, ठीक है। ये सपोर्ट ISA को अप्लाई करने में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका स्टेटस नॉन मैंडेटरी है, अथॉरिटी ISA से डन जी, समझ आ गए? आज का ओवरऑल लेक्चर मैंने आपको बताया कि ये केस स्टडी के लिए अहम नहीं था, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत अहम कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कवर करना छोड़ना किसी चीज नहीं, आई कैप का कभी कुछ पता नहीं, और वैसे भी अब तो MCQs आ गए हैं, MCQs में पूछ सकता है वो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम चीज है, कोशिश कीजिएगा ये टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड याद कर लें, ये आपको CFAP में बड़ी हेल्प देंगे। और इसके अलावा ये जो अथॉरिटी एंड स्टेटस है ना, ये वाली लाइन, ये कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, ये ISB स्टैंडर्ड ये वाला, ये हमें, और फिर इसके बाद अथॉरिटी एंड स्टेटस ऑफ ISA, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इनको लाजमी कवर, बाकी सिर्फ रीडिंग कर लें तो काफी है। डन जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।